हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारा इंडिया ज्योग्राफी की सीरीज में पिछली क्लास में टॉपिक चल रहा था मृदा सॉइल्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने सॉइल्स के शाब्दिक अर्थ है, उसके मृदा निर्माण की प्रक्रिया एवं मृदा संस्तर तथा भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा जो ICAR के द्वारा जो अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार जो मृदा का वर्गीकरण किया गया था उनके अनुरूप वर्गीकरण के बारे में चर्चा की थी हमने पिछली क्लास में, तथा कणों के व्यास के आधार पर उनके अनुपात के आधार पर भी भारतीय मृदाओं के वर्गीकरण के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में मृदाओं का वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा भारतीय मिट्टियों को निम्नलिखित 8 भागों में बांटा है। उनकी उत्पत्ति, रंग, संयोजन एवं अवस्थिति के आधार पर भारतीय मिट्टियों को 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, सबसे पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा भारतीय मिट्टियों को आठ भागों में बांटा गया है। ठीक है, 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो कि निम्नलिखित है। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, ठीक है, जलोढ़ मृदा के बाद में बताया है उन्होंने काली मृदा, ठीक है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, फिर उसके बाद में है लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा, ठीक है, लेटेराइट मृदा। इसके बाद में है शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, ठीक है, पीटमय मृदा, पीटमय मृदा, ठीक है, और वन मृदा, वन मृदा या फिर पर्वतीय मृदा। ठीक है, पर्वतीय मृदा। इस प्रकार से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा भारत की जो मिट्टियां हैं उनको इनकी उत्पत्ति, रंग, संयोजन एवं अवस्थिति के आधार पर इन्हें निम्नलिखित 8 भागों में वर्गीकृत किया है। सबसे पहले हम इनमें से सबसे पहले चर्चा करेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। ठीक है, जलोढ़ मृदा यह कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टियाँ विशाल मैदानों में जैसे कि पंजाब से लेकर के असम तक, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि
प्रायद्वीपीय नदियों, घाटियों तथा तटवर्ती भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। ठीक है। भारत की सर्वाधिक क्षेत्रफल में अगर पाई जाने वाली कोई मिट्टी है तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत मृदा भी कौन सी है? जलोढ़ मृदा। ठीक है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 43.4% भाग पर विस्तृत है। ठीक है, इसी मिट्टी को, इस जलोढ़ मृदा को ही किस नाम से? कांप मिट्टी, कछारी मिट्टी, ठीक, कांप, कछारी एवं दोमट, ठीक है, कांप मिट्टी, कछारी मिट्टी एवं दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये मिट्टियां नदियों द्वारा क्या होती है? अपरदित पदार्थों के जमाव से निर्मित होती है। ठीक है, अपरदित पदार्थों के निक्षेपण या फिर जमाव से निर्मित होती है। ये अक्षेत्रीय प्रकार की या एजोनल मृदा होती है। ठीक है, ये मिट्टी भूरे से राख जैसे रंग की, भूरे रंग की होती है तथा इनके गठन में क्या होती है? रेतीली से दोमट प्रकार की मिट्टी ये होती है। ठीक है, बाढ़ के मैदान में हम बात करें, बाढ़ के मैदान द्वारा प्रतिवर्ष बिछाई जाने वाली नवीन कांप को स्थानीय क्षेत्र में खादर कहा जाता है तथा पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है, जो कि अपरदन से प्रभावित होती है, जो कि वर्तमान में अपरदन से प्रभावित नहीं होती है, वह क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। अर्थात यूँ कहें कि बाढ़ के मैदान में बिछाई जाने वाली वर्तमान में जो नवीन जलोढ़ मृदा है, जहां पर बाढ़ का पानी आसानी से पहुंच सके, ऐसे स्थानों पर जो नवीन कांप मिट्टी पाई जाती है वह खादर कहलाती है तथा जो मिट्टी जहां पर वर्तमान में अब बाढ़ का पानी आसानी से नहीं पहुंच पाता है, ऐसे ऊंचे उठे हुए पुराने जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र वो क्या कहलाते हैं? बांगर कहलाते हैं। ठीक है, बांगर मृदा कहलाती है। अब बांगर भूमि में कंकड़ तथा अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां भी पाई जाती है, जिन्हें कंकड़ कहते हैं। ठीक है, तथा इन मृदाओं में पोटास एवं चूना बहुतायत मात्रा में मिलता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जीवांश का इसमें अभाव पाया जाता है। इसी के साथ यह मिट्टी, हम बात करें कि यह मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में कौन कौन सी फसलों के लिए उपयोगी या उपयुक्त है, तो उनमें मुख्यतः धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन एवं तिलहन की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त होती है जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो इस प्रकार से मित्रों आगे फिर है इसके बाद में नेक्स्ट काली मृदा। ठीक है, काली मृदा भारत में, काली मृदा जो कि लौहांश युक्त महीन कणों वाली जो मिट्टी होती है, ठीक है, लौहांश युक्त महीन कणों वाली मृदा काली मृदा, जिसमें क्या है? लावा जमाव से बनी हुई बेसाल्टिक चट्टानों के अपरदन से क्या होती है? निर्मित होती है। ठीक है, लावा जमाव से युक्त या लावा जमाव से बनी चट्टानों के बेसाल्टिक अपरदन से, चट्टानों के अपरदन से निर्मित चट्टानें होती है। कौन सी? काली मृदा। वापस रिपीट कर देता हूँ, लौहान से युक्त महीन कणों वाली काली मिट्टी लावा के जमाव से बनी बेसाल्टिक चट्टानों के अपरदन से निर्मित होती है। ठीक है, इस मृदा के विशेष गुणों के कारण इसमें यहाँ पर सिंचाई बहुत कम मात्रा में तथा जुताई और खाद डालने की आवश्यकता भी बहुत कम रहती है। किसमें? काली मिट्टी में। ठीक है, सिंचाई की भी आवश्यकता कम रहती है, इसके लिए जुताई की भी एवं क्या है, इसमें खाद डालने की भी आवश्यकता बहुत कम रहती है। लेकिन यह मिट्टी क्या है? गन्ना, कपास, संतरा, सोयाबीन, मूंगफली एवं धनिया तथा अफीम जैसी फसलों के लिए क्या है? बहुत उपयोगी है। खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा इन फसलों के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, इसी मिट्टी को, काली मिट्टी को ही
काली मिट्टी को ही किस नाम से जाना जाता है? रेगुड़ मिट्टी, रेगुड़ या वर्टिसोल्स, ठीक है, वर्टिसोल्स मृदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है मित्रों लाल पीली मृदा, ठीक है। लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा का विस्तार भारत में लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, ठीक है, क्षेत्रफल पर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो 18.6% भूभाग पर, 18.6% भूभाग पर विस्तृत है। लाल पीली मृदा 18.6% भूभाग पर विस्तृत है। इस प्रकार का जो यह मृदा देश है, मृदा प्रदेश है, वह क्या है? एक द्वितीय विशालता वर्ग वाला क्षेत्र है। ये लाल पीली मृदा तमिलनाडु में सर्वाधिक इसका विस्तार पाया जाता है। तमिलनाडु के अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं झारखंड के क्षेत्रों में तथा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। बात करें हम अगर इनका रंग की, तो इनके रंग, जो लाल रंग पाया जाता है, लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका लाल रंग होता है तथा जल योजित होने के कारण ये पीली भी दिखाई देती है। इस कारण से इसे लाल पीली मृदा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तथा ये मिट्टियाँ क्या है? अत्यधिक निक्षालित मिट्टियाँ हैं, लीच्ड सॉइल्स है, अत्यधिक निक्षालित मिट्टियाँ हैं, ठीक है। तथा इस प्रकार की जो मिट्टी होती है लाल पीली मिट्टी, इसमें लोहे, एल्यूमिनियम तथा चूने के अंश सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु जीवाश्म या जीवांश, ठीक है, जीवांश पदार्थ नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की इसमें कमी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी में जीवांश पदार्थ नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी पाई जाती है, ठीक है। सिंचाई द्वारा इस मिट्टी में तंबाकू, बाजरा आदि की खेती होती है, ठीक है, तंबाकू, बाजरा आदि की खेती होती है लाल पीली मिट्टी में, ठीक है। इससे पहले मित्रों हमने ब्लैक सॉइल्स की जो चर्चा की थी, उसमें कुछ थोड़े से महत्वपूर्ण बिंदु छोड़ दिए थे। जो ब्लैक सॉइल्स है, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरनोजम मृदा भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरनोजम मृदा भी कहा जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चरनोजम कहा जाता है। इस मिट्टी का जो भारत में विस्तार है, लगभग हम प्रतिशत की दृष्टि से देखते हैं तो 16.6% भूभाग पर विस्तृत है, ठीक है, 16.6% भूभाग पर विस्तृत है, ठीक है। इसी के साथ साथ इसका विस्तार भारत में महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। महाराष्ट्र के अलावा बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में हाडोती, मालवा, दक्कन लावा का जो बेसाल्टिक पठार के अपक्षय से वहाँ पर इसका विकास हुआ है, ठीक है। यह स्थानिक तथा क्षेत्रीय मृदाएं हैं। इसकी संरचना सामान्य चीकामय होती है तथा यह मिट्टी सामान्यतः टिटेनस या टिटेनीफेरस अयस्क तथा लोहांश से क्या होती है? समृद्ध होती है, ठीक है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की भी कमी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट मृदा, लेटेराइट मृदा, ठीक है, लेटेराइट सॉइल्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेटेराइट सॉइल्स या लेटेराइट मृदा भारत में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 3.7% भाग पर विस्तृत है। 3.7% भूभाग पर लेटेराइट मिट्टी फैली हुई है, विस्तृत है। देश में इस प्रकार की जो मिट्टी है उसका सर्वाधिक क्षेत्रफल केरल, महाराष्ट्र तथा असम में पाया जाता है, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी भारत में केरल, महाराष्ट्र तथा असम में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ये मिट्टी सह्याद्री, जो कि
दक्षिणी भारत है या दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके पश्चिमी तट पर स्थित जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है, जिसे सह्याद्री पर्वत श्रेणी के रूप में भी जाना जाता है। सह्याद्री तथा पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियाँ, विंध्यन, असम तथा मेघालय की पहाड़ियों के ऊपरी भागों में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। यह मिट्टी, इस मिट्टी का जो स्वरूप होता है, लेटेराइट मिट्टी का स्वरूप वह क्या होती है, यह भीगने के बाद में अर्थात गीली होने के बाद में यह कैसी हो जाती है, दही के समान लसलसी। गीली होने पर दही के समान लसलसी हो जाती है, ठीक है, दही के समान लसलसी, ठीक है। तथा सूखने पर कैसी हो जाती है, सूखने पर यह ईंट की तरह कठोर हो जाती है, ठीक है, सूखने पर ईंट के समान कठोर हो जाती है, ईंट के समान कठोर हो जाती है, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी गीली होने पर दही के समान लसलसी तथा सूखने पर ईंट के समान कठोर हो जाती है, ठीक है। ये मिट्टी उष्णकटिबंधीय की जो प्राकृतिक मिट्टियाँ हैं, जहाँ पर मौसमी वर्षा होती है, अर्थात उच्च क्षेत्रों में उच्च तापमान तथा उच्च वर्षा वाले उष्णार्द्र भागों में यह मिट्टी उत्पन्न होती है, ठीक है। यह बहुत ही अपक्षालित मृदा है। बारंबार भीगने तथा सूखने से इसका जो सिलिका में पदार्थ है वो क्या हो जाता है, निक्षालित हो जाता है तथा इसमें चाय, कहवा, रबर, सिनकोना, काजू आदि विभिन्न प्रकार की बागानी फसलें क्या है, सफलतापूर्वक की जाती है। अर्थात लेटेराइट मिट्टी क्या है, चाय के, कहवा के बागान, रबर, सिनकोना एवं काजू के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। इसके बाद में अगली मिट्टी है मित्रों शुष्क मृदा, ठीक है। इसी शुष्क मिट्टी को मरुस्थलीय मृदा भी कहा जाता है, मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। शुष्क मृदा को ही मरुस्थलीय मृदा, ठीक है, मरुस्थलीय मृदा या फिर रेतीली बलुई मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। यह मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी, इस मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी का जो विस्तार है भारत में राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा तथा दक्षिणी पंजाब के क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। ये मिट्टियाँ बलुई से लेकर के बजरी युक्त होती है, जिनमें जैविक पदार्थों तथा नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ठीक है। तथा इनमें जो घुलनशील लवण होती है, उन घुलनशील लवणों तथा फास्फोरस का प्रतिशत क्या होता है, उच्च में पाया जाता है, किंतु नमी की मात्रा क्या होती है, बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। तथा सिंचाई द्वारा इसमें ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज, सरसों आदि उगाए जाते हैं। यहाँ की मिट्टी में ज्वार, बाजरा, सरसों, मोटे अनाज आदि इस प्रकार की मिट्टी में उगाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला जो प्रकार है मित्रों वह है लवणीय या फिर कौन सी, लवणीय मृदा या फिर क्षारीय मृदा, ठीक है। लवणीय मृदा जिसे कि क्षारीय मृदा के रूप में भी जाना जाता है, लवणीय या फिर क्षारीय मृदा के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। जो लवणीय मृदा है यह भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के शुष्क भागों में विस्तृत है, ठीक है। तथा यह केशिकाकर्षण क्रिया के कारण से धरातल पर लवणों की परत क्या हो जाती है, लवणों की परत जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है तथा मैग्नीशियम के सल्फेट और कार्बेट क्या हो जाते हैं, कार्बोनेट बन जाती है, ठीक है। केशिकाकर्षण क्रिया के कारण धरातल पर लवणों की परत बन जाती है। अब उन लवणों की परतों में जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, इनकी परत बन जाती है, ठीक है। इसी के साथ ऐसी जो मिट्टियाँ होती है, लवणीय या क्षारीय मिट्टियाँ होती है, वह पंजाब, उत्तर प्रदेश के नहर सिंचित क्षेत्रों तथा उच्च जल स्तर वाले क्षेत्रों जैसे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, चंबल नहरी क्षेत्र है, वहाँ पर उत्पन्न हो गई है, ठीक है।
सेम की समस्या आपने सुना होगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सेम की समस्या है, वह किस कारण से वह ये उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर जहाँ पर ये सेम की समस्या उत्पन्न हो रही है वहाँ पर कौन सी मिट्टी का विस्तार हो रहा है, लवणीय या क्षारीय मिट्टी उत्पन्न हो रही है। ठीक है, ये अनुर्वर मिट्टियाँ रेह, कल्लर, ऊसर, राथड़, थूर, चौपन आदि अनेक स्थानीय नामों से भी जानी जाती है। ठीक है, जो कि ये जो लवणीय मिट्टी है या क्षारीय मिट्टी है, ये एक अनुर्वर या अनुपजाऊ मिट्टी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, जिसे स्थानीय भाषा में इस मिट्टी को रेहर, ठीक है, इस मिट्टी को क्या कहा जाता है, रेह, कल्लर, ठीक है, रेह, कल्लर, ऊसर, राथड़, ठीक है, रेह, कल्लर, ऊसर, राथड़, थूर एवं चौपन आदि स्थानीय नामों से इन्हें जाना जाता है। लवणीय या क्षारीय मृदा को इन स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। इन मिट्टियों का समाधान या उचित अपवाह है चूना, रॉक फास्फेट, जिप्सम, पाइराइट्स के प्रयोग द्वारा तथा नाइट्रोजन दलदली फसलें उगा करके यहाँ पर इसका क्या किया जा रहा है, इनमें सुधार किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में आता है मित्रों पीटमय या दलदली मृदा। ठीक है, पीटमय या फिर दलदली मृदा। ठीक है, पीटमय मृदा जिसे दलदली मृदा के रूप में भी जाना जाता है, यह नम जलवायु में बनती है। ठीक है, पीटमय जो मृदा होती है, यह दलदली मृदा होती है, वह क्या होती है, नम जलवायु वाले क्षेत्रों में बनती है। यह सड़ी वनस्पतियों से बनी पीटमय मिट्टियों का निर्माण केरल तथा तमिलनाडु के आर्द्र प्रदेशों में ऐसी मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, इन मृदाओं में जैविक पदार्थ तथा घुलनशील नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। दलदली मृदाएं जैसे कि तटीय उड़ीसा है, सुंदरवन, उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती भाग हैं, तटीय तमिलनाडु है, वहाँ पर ये मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तथा निचले क्षेत्रों में जलक्रांति, ठीक है, वाटर लॉगिंग के कारण से तथा अवायुवीय दशाओं से इस मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, ये अम्लीय स्वभाव की मृदा होती है। ठीक है, जो पीटमय या दलदली मृदा होती है वो कैसी होती है, अम्लीय स्वभाव की मृदा होती है। इस प्रकार की मृदा में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में है मित्रों वन या फिर पर्वतीय मृदा। ठीक है, वन मृदा को ही पर्वतीय मृदा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये नवीन एवं अविकसित मृदाएं हैं जो कि कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में फैली हुई है। ठीक है, कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में यह वनीय मृदा या पर्वतीय मृदा फैली हुई है। इसमें पोटास, चूना तथा फास्फोरस का क्या है, अभाव पाया जाता है तथा जीवांश की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अर्थात मृदा में उपस्थित जो जीवांश है, ह्यूमस की मात्रा है, वो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर इन पीट या वनीय मृदा या फिर पर्वतीय मृदा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ह्यूमस की मात्रा अर्थात जीवांश प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसी मिट्टी वाले प्रदेशों में या पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती तथा आलूचा आदि वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सामान्यतः इस प्रकार की जो मिट्टी होती है वह भी क्या होती है, अम्लीय स्वभाव की मृदा होती है। ठीक है, पर्वतीय मृदा होती है वो भी अम्लीय स्वभाव की मृदा होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारतीय मिट्टियों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद में आता है मित्रों भारतीय मृदा की समस्याएं। कौन कौन सी समस्याओं से भारत की मिट्टी ग्रसित है, देखिए। भारतीय मृदा की समस्याएं,
भारतीय मृदा की समस्याएं। ठीक है, भारतीय मृदा की समस्याएं। कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? एक तो सबसे पहली समस्या है मृदा की अपरदन की समस्या। भारत में मृदा अपरदन की समस्या। ठीक है, मृदा अपरदन की समस्या। ठीक है, इसके बाद में सेम की समस्या। सेम समस्या मैंने अभी आपको बताया था कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, वहाँ पर निरंतर जल बहाव या जल के भरे रहने के कारण सेम समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, जो कि लवणीय या मृदा की क्षारीय प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, सेम समस्या। फिर इसके बाद में है जो क्षारीय भूमि की समस्या। क्षारीय भूमि की समस्या। ठीक है, मृदा में क्षारीय या लवणीयता की समस्या बढ़ रही है। बंजर भूमि की समस्या, जल का सर्वाधिक मात्रा में दुरुपयोग होने के कारण बंजर भूमि की समस्या। ठीक है, बंजर भूमि की समस्या। फिर मरु विस्तार की, मरुभूमि या रेगिस्तान का विस्तार की समस्या। रेगिस्तान या मरुभूमि विस्तार की समस्या। मरुभूमि विस्तार की समस्या एवं मृदा अपक्षय। मृदा अपक्षय आदि कई प्रकार की भारतीय मृदा की कई प्रकार की समस्याएं वर्तमान में सामने आ रही है। ठीक है, मृदा अपरदन इसके बाद में आता है मित्रों, मृदा अपरदन, सोइल इरोजन। ठीक है, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन। ठीक, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन भी क्या होता है? जो मृदा का आवरण होता है, मृदा के आवरण का जो क्षरण होता है, मृदा अपरदन या मृदा क्षरण, यह भी दो प्रकार से होता है। एक तो जलीय अपरदन। ठीक है, यह भी दो प्रकार से होता है। एक तो जलीय अपरदन और दूसरा होता है पवन अपरदन। पवन अपरदन। ठीक है, एक तो जलीय अपरदन और दूसरा पवन अपरदन या फिर वायु अपरदन। पवन अपरदन या वायु अपरदन। ठीक है, जलीय अपरदन एवं पवन अपरदन या वायु अपरदन। इसमें सबसे पहले जलीय अपरदन। ठीक है, जलीय अपरदन भी मित्रों मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। एक तो परत अपरदन, एक अवनलिका अपरदन। परत अपरदन में मृदा की जो ऊपरी परत होती है, अर्थात जो सतही परत होती है, वो ऊपरी परत सतही परतों के रूप में क्या हो जाती है? बह करके नष्ट हो जाती है। तथा जो उर्वरता होती है, उर्वरता हानि की दृष्टि से यह सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। ठीक है, इसकी ऊपरी जो उपजाऊ परत है वो बह करके चली जाती है। दूसरा है अवनलिका अपरदन। इसमें जल के तेज प्रवाह के कारण जल का गहराई तक लंबवत कटाव अवनलिका अपरदन कहलाता है, जिसके कारण से भारत में मालवा का जो पठार है उसका चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक मात्रा में ग्रसित है या प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, जो कि चंबल का जो बीहड़ क्षेत्र है। ठीक है, मृदा अपरदन की समस्या से सर्वाधिक, इसमें अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। ठीक है, इस मृदा अपरदन ने विस्तृत क्षेत्रों को बंजर भूमि या उत्खात भूमि, बेडलैंड एरिया में बदल दिया है।
ठीक है। इसके बाद में आता है वायु अपर्दन या पवन अपर्दन। वायु अपर्दन जो कि शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में जहाँ पर अधिक तापक्रम रहता है या तापमान अधिक रहता है वहाँ पर वायु का वेग भी अधिक होता है तथा मृदा शुष्क एवं मोटे कणों वाली होती है, जिसके कारण वानस्पतिक आवरण वहाँ पर नहीं पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में वायु के द्वारा मिट्टी का क्या हो जाता है, सर्वाधिक क्षरण होता है। ठीक है। भारत के प्रमुख क्षेत्र जो वायु द्वारा मृदा क्षरण से प्रभावित है उनमें पश्चिमी राजस्थान एवं उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, विशेष रूप से थार का जो मरुस्थल है सर्वप्रमुख रूप से वहाँ पर इस वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है। इसी के साथ साथ पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात का कच्छ आदि क्षेत्र जो कि मृदा वायु के द्वारा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है। इसके अलावा आती है जलक्रांत समस्या या जलाक्रांत मृदा। ठीक है। जल की आवश्यकता से अधिक जल भूतल पर जमा हो जाने से भी फसलों को क्या होती है, फसलों की वृद्धि रुक जाती है तथा फसलें सूखने लगती है। जब जल स्थिर रूप से एक जगह पर अधिक समय तक भरा रहता है तो वहाँ पर होने वाली फसलें क्या हो जाती है, उनकी फसलों की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है। अर्थात वो फसलें फिर क्या होती है, सूखने लगती है। ठीक है। इस स्थिति से या तो अतिरिक्त पानी भूमि पर एकत्रित हो जाता है या फिर भूमि क्या हो जाती है, दलदली हो जाती है, या फिर पृष्ठीय भाग पर जल धारण क्षमता के आसपास सदैव नमी बनी रहती है। जहाँ पर जल भरा रहता है वहाँ पर सदैव क्या होती है, उसके आसपास नमी बनी रहती है तथा इस प्रकार की मृदा को जलाक्रांत या जलाधिक्य या फिर सेम मृदा भी कहते हैं। सेम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में वहाँ पर आसपास पानी के भराव क्षेत्र के या स्थायी रूप से पानी भरा रहने के कारण सेम समस्या सर्वाधिक उत्पन्न हो रही है। पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान का इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र इस प्रकार की जलाक्रांत मृदा से या जलाक्रांत जलाधिक्य या सेम समस्या से ग्रसित हैं। ठीक है। अब मित्रों इसके बाद में हम बात करें मृदा संरक्षण के उपाय। ठीक है। मृदा संरक्षण के उपाय देखिए कौन कौन से उपाय हैं। मृदा संरक्षण के उपाय। ठीक है। मृदा संरक्षण के उपाय, इनमें निम्नलिखित उपायों को ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे कि वनस्पति आवरण या हरित मेखला। ठीक है। पहला वनस्पति आवरण, वनस्पति आवरण एवं हरित मेखला का विस्तार। ठीक है। हरित मेखला का विस्तार, वनस्पति आवरण मतलब वनों के आवरण को की वृद्धि होनी चाहिए, अधिकांश मात्रा में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए और मेड़बंदी, जहाँ पर खेतों की मेड़बंदी होती है वहाँ पर हरे भरे पौधों की भी क्या की जानी चाहिए, वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। एक वृक्ष मेखला के रूप में वृक्षों की एक कतारबद्ध लगाया जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेती की जानी चाहिए। पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीनुमा या सीढ़ीदार खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि जो वर्षा के समय ढलानों से तीव्र ढलान के रूप में मिट्टी कट करके अपरदित ना हो सके। ठीक है। तथा स्थानांतरित कृषि पर रोक, स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाई जानी चाहिए। कृषि पर रोक लगाई जानी चाहिए मतलब जो
खेती की जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हुए झूमिंग कृषि या वालरे कृषि जो स्थानीय नामों में जानी जाती है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों पर इन स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ऐसी स्थानांतरित कृषि पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। ठीक है, अब स्थानांतरित कृषि करते समय क्या किया जाता है, जीवन यापन के लिए, भरण पोषण के लिए लोग क्या करते हैं, वनों को काट करके, मनुष्य वनों को काट करके वहाँ पर क्या करता है, उपजाऊ भूमि तैयार करता है और उसके बाद में जब तक वह उपजाऊ रहती है तब तक वहाँ पर खेती करता है, फिर दूसरी जगह यही प्रक्रिया अपनाता है। तो इस प्रकार से वनों का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। तो ऐसी स्थानांतरित कृषि पद्धति पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। ठीक है, तथा समोच्च रेखीय जुताई पर बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, समोच्च रेखीय जुताई पर बल देना चाहिए। विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर तीव्र ढलान वाले भूभाग है वहाँ पर ढलान के विपरीत समोच्च रेखीय जुताई की जानी चाहिए। ठीक है, तथा फसल चक्र अपनाया जाना चाहिए। फसल चक्र, ठीक है, फसल चक्र या फिर शस्यावर्तन अपनाया जाना चाहिए। फसलों के चक्र को, या एक फसल एक जगह पर एक ही प्रकार की फसल को न बो करके वहाँ पर फसलों को क्या किया जाना चाहिए, अदल बदल करके बोया जाना चाहिए, ताकि उसकी भूमि की उर्वरता बनी रहे। ठीक है, तथा विशेष रूप से दलहनी फसलों का अधिक मात्रा में एक परत दर परत रूप में दलहनी फसलों को भी उगाया जाना चाहिए, जिससे कि नाइट्रोजन की मात्रा भूमि में बनी रहे। ठीक है, इसके अलावा अवनलिका क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं एनीकट बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला है अवनलिका क्षेत्रों में वृक्षारोपण। अवनलिका क्षेत्रों में वृक्षारोपण। ठीक है, अवनलिका क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं एनीकट और बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए। अत्यधिक पशुचारण पर रोक लगाई जानी चाहिए। अत्यधिक पशुचारण पर रोक लगाई जानी चाहिए। ठीक है, अत्यधिक पशुचारण पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसी के साथ साथ आधुनिक तकनीकों जैसे कि बालू टिब्बे का स्थिरीकरण, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम तथा शुष्क कृषि आदि को अपनाया जाना चाहिए। तथा काजरी, जो वर्तमान में राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में काजरी की स्थापना की गई है। और इसी के साथ जोधपुर में दूसरा संस्थान है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी। ठीक है, इन काजरी और आफरी के नवाचारों के उपयोग करने चाहिए। ठीक है, नवाचारों का उपयोग भी किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मित्रों हमारा टॉपिक था मृदा से संबंधित, भारतीय मृदा का, वो यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।